नमस्कार। मैं विनोद गढ़वाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद विनोद गढ़वाल पर। आप सभी का आज के इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी पर हमारी सीरीज लगातार जारी है। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संवैधानिक विकास का अध्ययन हम कर रहे हैं। संवैधानिक विकास के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम अंतरिम सरकार जो कि 1946 में गठित की गई थी उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। अंतरिम सरकार के बारे में हम विस्तार से पढ़ें उसके पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा। अपील यह कि लगातार स्टडी विद विनोद गढ़वाल पर आपकी सहायता के लिए वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। आप उन सभी वीडियो को लगातार क्रमबद्ध रूप से ध्यानपूर्वक सुने, वीडियो को अंत तक सुने, क्योंकि वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से तैयार किए जाते हैं और उन सभी प्रश्नों के उत्तर वीडियो में ही रहते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था को हमने सन 1600 आधुनिक भारतीय इतिहास से शुरू किया था। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। कंपनी के शासन काल में संवैधानिक सुधारों की दृष्टि से जो जो अधिनियम आए और जब कंपनी भारत से गई तो उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जब से सत्ता आई, सत्ता के दौरान जो जो महत्वपूर्ण अधिनियम आए उन सभी अधिनियमों को हमने विस्तार से पढ़ा है। साथ ही इस समय अवधि में जो जो कमीशन भारत आए या जो जो आयोग बने उन सभी का हमने विस्तार से अध्ययन किया है। पिछले वीडियो में हमने कैबिनेट मिशन को विस्तार से पढ़ा है। यदि अभी तक आपने स्टडी विद विनोद गढ़वाल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको वीडियो के समय पर जानकारी मिल सके और आप समय पर ही उन वीडियो को सुन सके। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपका एक शेयर मेरा हौसला बढ़ाता है और मुझे और अधिक प्रेरणा प्रदान करता है आप सभी की सहायता करने हेतु वीडियो तैयार करने की। इसलिए आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अंतरिम सरकार के बारे में आज के इस वीडियो में हम उसकी पृष्ठभूमि जानेंगे, कैसे अंतरिम सरकार गठित हुई, कौन कौन मंत्री बनाए गए, किस मंत्री को क्या विभाग दिया गया और अंत में हम प्रधानमंत्री एडली की जो घोषणा हुई थी उसका भी अध्ययन हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अंतरिम सरकार। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने कैबिनेट मिशन पढ़ा था। कैबिनेट मिशन जो कि मार्च 1946 में भारत आया था और उसका उद्देश्य था भारत में सत्ता का हस्तांतरण करना और संवैधानिक सभा का निर्माण करना। कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो उसने भारत के प्रमुख राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग से चर्चा की, इनके नेताओं से बातचीत की और दोनों ही दलों के बीच में जो संवैधानिक गतिरोध था उनको दूर करने की कोशिश की, किंतु दोनों ही पार्टियां अपने अपने विषयों को लेकर अड़ी हुई थी। ऐसे में कैबिनेट मिशन ने कहा कि हम हमारा एक प्रस्ताव तैयार करते हैं। कैबिनेट मिशन ने मई 1946 को अपना प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव के अंतर्गत भारत में एक संवैधानिक सभा का निर्माण करना था, साथ ही साथ सत्ता हस्तांतरण के लिए एक अंतरिम सरकार भी गठित की जाना थी। कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। नानुकार करने के बाद अनमने ढंग से मुस्लिम लीग ने भी कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार कर ही लिया। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के तहत जुलाई में संविधान सभा के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस की भारी मात्रा में जीत हुई। 25% सीट ही मुस्लिम लीग जीत पाई। तो संविधान सभा का तो निर्माण हो गया, उसकी प्रक्रिया चालू हो गई थी और 9 दिसंबर 1946 को उसकी पहली बैठक भी हुई, जिसे आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। कैबिनेट मिशन का ही एक प्रस्ताव था अंतरिम सरकार का गठन करना। अंतरिम सरकार का गठन, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के पालन में भारत में एक अंतरिम सरकार गठित की जाना थी। कैबिनेट मिशन ने यह कहा था कि जब तक भारत में संवैधानिक सभा अपने लिए एक संविधान तैयार नहीं कर लेती है, आज़ादी तक उसकी एक अंतरिम सरकार
गठित की जाएगी, जिसके लिए कुछ मापदंड रखे गए। मापदंड यह थे कि अंतरिम सरकार का अध्यक्ष वायसराय होगा और वायसराय के अतिरिक्त 14 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद गठित की जाएगी। अंतरिम सरकार का गठन। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के अनुसार अगस्त माह में अंतरिम सरकार के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। लॉर्ड वेबल जो कि तात्कालिक वायसराय थे, वे दोनों ही राजनीतिक दलों से सरकार बनाने हेतु बातचीत करते हैं। मुस्लिम लीग ने सरकार बनाने से मना कर दिया। वह इस बात पर अड़े रहे कि जब तक हमें पृथक राष्ट्र नहीं दिया जाएगा हम सरकार गठित नहीं करेंगे। 6 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेबल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने हेतु आमंत्रित किया। दोस्तों, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि कहीं कहीं पुस्तक में 12 अगस्त का उल्लेख मिलता है, कहीं कहीं 14 अगस्त का उल्लेख मिलता है। तो 14 अगस्त को कांग्रेस पार्टी की ओर से इनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया जाता है। सरकार बनाने हेतु अपनी स्वीकृति दे दी जाती है। जैसे ही पता चलता है मुस्लिम लीग को कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग इसके विरोध में, पाकिस्तान की मांग में डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर करती है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित कर देती है। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना इसके सूत्रधार बने और उनकी इस सीधी कार्रवाई दिवस के परिणाम स्वरूप देश में दंगा भड़क जाता है। 24 अगस्त 1946 को औपचारिक रूप से घोषित कर दिया जाता है कि अब कांग्रेस के नेतृत्व में देश में एक अंतरिम सरकार गठित की जाएगी। लॉर्ड वेबल पुनः मुस्लिम लीग से सरकार में शामिल होने की बात करते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग सरकार में शामिल नहीं होती है। 2 सितंबर 1946 तारीख आप याद रखिए, 2 सितंबर 1946 को एक अंतरिम सरकार गठित की जाती है। इस अंतरिम सरकार में 12 सदस्य को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। आप को मैंने बताया कि 14 सदस्य मंत्रिपरिषद में हो सकते हैं कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के तहत, तो मुस्लिम लीग शामिल नहीं होती है। ऐसे में कांग्रेस 12 सदस्यों को लेकर एक अंतरिम सरकार गठित करती है 2 सितंबर 1946 को। वायसराय अलग है। यदि हम वायसराय को काउंट करेंगे तो फिर 13 सदस्यीय यह कार्यकारी परिषद होगी। आप इसे कार्यकारी परिषद कहें, सरकार कहें, आपकी सुविधा रहेगी। तो इस कार्यकारी परिषद, इस मंत्रिपरिषद का उपाध्यक्ष, उपसभापति या प्रधानमंत्री, आप कुछ भी कहें, क्योंकि वायसराय को ही आप राष्ट्रपति कह सकते हैं, वायसराय को ही आप गवर्नर जनरल भी कह सकते हैं। तो वायसराय तो राष्ट्रपति के रूप में है ही सही, अध्यक्ष है वो कार्यकारी परिषद का। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस परिषद का उपाध्यक्ष, उपसभापति या प्रधानमंत्री, जो भी नाम आप चाहें वो याद करें, प्रधानमंत्री नेहरू को बनाया जाता है, जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है। तो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, इसके अतिरिक्त 11 और सदस्यों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है। आप देख लीजिए वो कौन कौन से 11 सदस्य थे, नाम याद रखिए आप। इसमें कांग्रेस पार्टी के नेहरू जी को छोड़कर 8 सदस्य शामिल किए गए। एक एंग्लो इंडियन सोसाइटी ईसाई समुदाय से, एक पारसी समुदाय से और एक सिख समुदाय से। ऐसे कुल मिलाकर 9 कांग्रेस के और 3 अन्य एक एक पार्टी के। तो नेहरू जी तो बन गए प्रधानमंत्री, उपसभापति, उपाध्यक्ष, जो भी आप समझे। इसके अतिरिक्त जो सदस्य थे उनके नाम: नंबर 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल, 3 राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नंबर 4 जगजीवन राम, नंबर 5 चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, नंबर 6 आसिफ अली, नंबर 7 शरद चंद्र बोस, नंबर 8 जॉन मथाई, नंबर 9
CH भाभा, नंबर 10 बलदेव सिंह, नंबर 11 सैयद अली जहील और नंबर 12 सर सफ़ाद अहमद खां। इन 12 सदस्यों को लेकर एक मंत्रिपरिषद गठित कर ली जाती है 2 सितंबर 1946 को। सरकार शपथ ले चुकी है, सरकार ने अपना काम चालू कर दिया है, देश में दंगे चल रहे हैं। ऐसे में लॉर्ड वेबल पुनः प्रयास करते हैं, क्योंकि दंगे जो हैं वो लगातार बढ़ रहे थे। बंगाल से दंगा प्रारंभ हुआ था, धीरे धीरे यह पूरे ही देश में फिर गया। तो लॉर्ड वेबल जो कि कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे, वे पंडित नेहरू से कहते हैं कि आप भी मुस्लिम लीग से बात करिए, मैं भी बात करता हूँ। मुस्लिम लीग ना नुकार करती रही। फिर जब नेहरू जी ने चर्चा की तो कोई बात नहीं बनी। वेबल ने मोहम्मद अली जिन्ना को बहुत समझाया। मोहम्मद अली जिन्ना के समझ में आया और जिन्ना ने मन ही मन 3 उद्देश्य तय किए। पहला कि यदि हम सरकार के बाहर रहते तो हमारी सुनेगा कौन, हमारी सुनेगा नहीं, हमारी पाकिस्तान की मांग कैसे पूरी होगी। तो उसने कहा कि हम सरकार में शामिल होते हैं और हम हल्ला करेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे पाकिस्तान के लिए। दूसरा उसने कहा कि सरकार में शामिल होंगे तभी हम सरकार के बारे में जान पाएंगे, सरकार क्या कर रही है, उसकी प्रगति को रोकेंगे। और तीसरा, सरकार में रहकर हम अपनी पाकिस्तान की मांग को लगातार सरकार के सम्मुख रख पाएंगे। तो वेबल के समझाने से मुस्लिम लीग सरकार में शामिल होने को तैयार हो जाती है। लेकिन मुस्लिम लीग कहती है कि हमारे 5 सदस्य कार्यकारी परिषद या सरकार में शामिल होंगे। तो आप देखिए कि 12 तो पहले से ही हैं और 5 यदि रखे जाते हैं तो 12 और 5 17, जबकि कैबिनेट मिशन ने कहा था कि अधिकतम 14 सदस्य हो सकते हैं। तो कांग्रेस ने कहा कि भाई आप नहीं थे तब भी हमने 2 मुस्लिम सदस्यों को तो शामिल किया ही है, तो आप चाहें तो इनके अतिरिक्त अपने 2-3 सदस्य और रख दें। और चूंकि आप नहीं थे फिर भी हमने ऐसा नहीं करा है कि मुस्लिम समुदाय को हमने सरकार में शामिल नहीं किया है, हमने भी शामिल किया है। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पर अड़ गए कि नहीं, मैं तो मेरे ही 5 सदस्यों को सरकार में रखूँगा। तो ऐसे में फिर यह करा गया कि 2 सितंबर 1946 को जो 12 सदस्य शामिल हुए थे सरकार में, उसमें से सरकार ने 3 सदस्य का त्याग पत्र लिया, 3 सदस्यों ने सरकार से त्याग पत्र दे दिया। तो अब संख्या हो गई 9 और 5 14। तो जो 2 सीट तो पहले से ही खाली थी, क्योंकि कांग्रेस ने 12 सदस्यों को ही सरकार में शामिल किया था, 2 सीटें पहले से खाली थी, 3 का इस्तीफा दिला दिया गया, तो 2 और 3 5 सीट हो गई, यानी कि मुस्लिम लीग की सरकार में शामिल होने के लिए स्थान बना दिए गए। अब 3 सदस्यों को हटाया गया, वह भी मैं आपको बता दूं। तो 2 तो मुस्लिम जो सदस्य थे उनको हटाया गया, इसमें सैयद अली जहीर और सर शाफत अहमद खां, इन दोनों को हटा दिया गया। साथ ही साथ शरद चंद्र बोस से भी इस्तीफा लिया गया। तो 3 लोगों को हटाया गया, शरद चंद्र बोस, सर शाफत अहमद खां, सैयद अली जहीर, इन 3 लोगों को हटा दिया गया। अब मुस्लिम लीग की ओर से जो 5 सदस्य शामिल किए गए उनमें थे लियाकत अली, गज नफर अली खां, आई चंदूरीगढ़, जोगेंद्र नाथ मंडल और अब्दुल रब निस्तार, ये 5 सदस्य लिए गए। तो 6 सदस्य कांग्रेस के, पुनः नाम दोहरा रहा हूं,
पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जगजीवन राम, ये 6 सदस्य रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। एंग्लो इंडियन सोसाइटी ईसाई समुदाय से जॉन मथाई, सिख समुदाय से बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह, और पारसी समुदाय से CS भावा, और मुस्लिम लीग के 5 लियाकत अली, गज नफल अली खां, अब्दुल रब निस्तार, जोगेंद्र नाथ मंडल और आई चंदूरीगढ़, ये 5 सदस्य मुस्लिम लीग थे। जोगेंद्र नाथ मंडल, आपको लगेगा कि ये मुस्लिम लीग में थे, हाँ जी हाँ, ये मुस्लिम लीग में ही थे। तो अब यह 14 सदस्यीय सरकार गठित कर ली गई। अब सरकार गठित की गई है तो निसंदेह इनको मंत्रालय भी दिए जाएंगे। सॉरी। तो अब हम देखते हैं कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया, मंत्री एवं उनके विभाग। तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रधानमंत्री थे, उपसभापति थे, उपाध्यक्ष थे, इस कार्यकारी परिषद के, इस सरकार के प्रधानमंत्री थे। तो उनको दिया गया राष्ट्रमंडल संबंधी मामले एवं विदेश मंत्रालय एवं राष्ट्रमंडल मामले, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप सभी मंत्रियों के विभाग याद रखें क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं। जब विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बन गए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग का मंत्री बनाया गया। जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया। अरुणा आसिफ अली रेल मंत्री बनाए गए और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को कला एवं शिक्षा विभाग का मंत्री बनाया गया। जॉन मथाई जो कि एंग्लो इंडियन सोसाइटी ईसाई समुदाय से थे, उनको उद्योग और नागरिक आपूर्ति विभाग का मंत्री बनाया गया। CH भावा को कारखाने एवं खनन विभाग का मंत्री बनाया गया। सरदार बलदेव सिंह, नाम से स्पष्ट है, बल, रक्षा मंत्री बनाया गया। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया। अब मुस्लिम लीग के जो 5 सदस्य थे, उन 5 सदस्य के बीच में विधि, वित्त, वाणिज्य, स्वास्थ्य एवं संचार मंत्रालय दिए गए। तो देख लेते हैं किसको क्या बनाया गया। लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया गया, जबकि गज नफल अली खां को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। अब्दुल रब निस्तार को संचार मामलों का मंत्री बनाया गया। इसमें डाक तार, संचार, वायु संचार सभी विभाग शामिल थे। इसके बाद आई चौधरीगढ़ को वाणिज्य मंत्री बनाया गया। वहीं जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि कानून मंत्री बनाया गया। जोगेंद्र नाथ मंडल जब पाकिस्तान बना तो उस सरकार में भी विधि मंत्री बनाए गए। तो ये थे सभी अंतिम सरकार के मंत्री और उनके विभाग। हाँ, आपको एक बात और बता दूं कि मुस्लिम लीग दूसरी बार सरकार में आई है, सरकार का पुनर्गठन किया गया है और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हुई, जब उसके 5 सदस्य लियाकत अली, अब्दुल रब निस्तार, गज नफल अली खां, आई चौधरीगढ़ और जोगेंद्र नाथ मंडल को मंत्री बनाया गया। उस दिन तारीख थी 26 अक्टूबर 1946। तो अब कुल मिलाकर देश की सभी पार्टियां
सरकार में शामिल हो गई थी। 6 कांग्रेस के, 5 मुस्लिम लीग के, एक ईसाई समुदाय, एक पारसी समुदाय और एक सिख समुदाय। इन सभी के संयुक्त प्रयासों से, गठबंधन से एक सरकार बन गई थी। सरकार कामकाज कर रही थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति यहाँ पर चालू कर दी। जब भी सरकार कोई प्रस्ताव लाती तो उसका विरोध करती, सरकार को कार्य नहीं करने देती। सबसे महत्वपूर्ण विभाग वित्त मंत्री थे लियाकत अली, तो ये कार्य करने के लिए पैसा ही नहीं देते और यही मांग करते कि हमको तो पाकिस्तान चाहिए, हमारा पृथक पाकिस्तान नहीं बनेगा जब तक काम नहीं होगा। जबकि इस सरकार में मुस्लिम लीग को शामिल कराने का उद्देश्य ये था कि जो दंगे हैं वह रुक जाएं, उनको समाप्त किया जाए। तो लगातार जब कांग्रेस द्वारा जो सरकार चलाई जा रही थी उसमें मुस्लिम लीग बाधा बन रही थी, तो यह गतिरोध जो है बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि सरकार को देश में कोई भी प्रगति संबंधी कार्य करने नहीं दिया जा रहा था। उसको बार बार रोका जा रहा था, उसकी बाधाएं पैदा की जा रही थी। तो जो संवैधानिक सुधार की बात कही गई थी, संवैधानिक सुधारों के उद्देश्य से जो सरकार गठित की गई थी, वह उद्देश्य पूरे नहीं हो पा रहे थे और ये सरकार फेल होती जा रही थी। सरकार जो है अपने कार्यों में असफल होती जा रही थी, सरकार फेल होती जा रही थी। लगातार गतिरोध बढ़ रहा था, क्योंकि मंत्री कार्य करना चाहते लेकिन दूसरे मंत्री उन्हें कार्य करने ही नहीं देना चाह रहे थे। तो अंतरिम सरकार पूरी तरह से फेल होने लगी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। तो ऐसे में जो है और संवैधानिक गतिरोध बढ़ने लगा। प्रधानमंत्री एडली की घोषणा। भारत में अंतरिम सरकार गठित कर दी गई थी, सत्ता का हस्तांतरण की रूपरेखा तैयार की जा रही थी, किंतु जो संवैधानिक गतिरोध था वह बरकरार था। ऐसे में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे श्री क्लेमेंट एडली, उन्होंने 20 फरवरी 1947 को लंदन में एक घोषणा की। उसके पहले आपको बता दूं कि जब सरकार में गतिरोध चल रहा था, तो इस गतिरोध को खत्म करने के लिए क्लेमेंट एडली ने इंग्लैंड में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे लंदन कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। दिसंबर माह के पहले सप्ताह में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था और मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के ही सदस्य वहां पर गए थे। तो इस लंदन कॉन्फ्रेंस में दोनों ही दलों के बीच में संवैधानिक संकट, जो संवैधानिक गतिरोध था, उसको दूर करने हेतु प्रयास किए गए थे, किंतु दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी मांगों पर अड़ी हुई थी। ऐसे में लंदन कॉन्फ्रेंस भी जो रहता है वो विफल हो जाता है, असफल रहता है। ऐसे में प्रधानमंत्री क्लेमेंट एडली ने 20 फरवरी 1947 को लंदन में एक घोषणा थी कि 30 जून 1948, अब यहाँ पर एक तारीख तय कर दी गई, 30 जून 1948 को हम भारत को 30 जून 1948 के पहले हम भारत को आज़ाद कर देंगे। अब आज़ादी के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो उसी दिन उन्होंने घोषणा की कि भारत के वायसराय जो लॉर्ड वेबल थे, उनको लंदन बुला लिया गया। लॉर्ड वेबल के स्थान पर एक नए वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाया गया। तो आप तारीख याद रखिए कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एडली ने घोषणा की कि हम भारत को 30 जून 1948 के पहले आज़ाद करना चाहते हैं और वेबल के स्थान पर एक नए वायसराय भारत भेजे जाएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन।
तो लॉर्ड माउंटबेटन प्रधानमंत्री एडली की घोषणा के बाद भारत आएंगे। 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत आते हैं और 24 मार्च 1947 से वे अपना पदभार ग्रहण करेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन भी इस गतिरोध को समाप्त करने हेतु अपनी रणनीति बनाएंगे, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। तो ये थी अंतिम सरकार। अब आप प्रश्न नोट करिए और उसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1, किस मिशन के तहत अंतरिम सरकार का गठन किया गया? किस मिशन के तहत अंतरिम सरकार का गठन किया गया? प्रश्न क्रमांक 2, प्रथम अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? प्रथम अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? प्रश्न क्रमांक 3, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस विभाग का मंत्री बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस विभाग का मंत्री बनाया गया? प्रश्न क्रमांक 4, मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई? मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई? प्रश्न क्रमांक 5, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री किसे बनाया गया? अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री किसे बनाया गया? और प्रश्न क्रमांक 6, प्रधानमंत्री एडली ने लंदन में कब घोषणा की कि भारत को 30 जून 1948 के पहले आज़ाद किया जाएगा? प्रश्न क्रमांक 6, प्रधानमंत्री एडली ने लंदन में कब घोषणा की कि 30 जून 1948 के पहले भारत को आज़ाद किया जाएगा? उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अन्य साथियों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। ज्ञान का दीप जलाया है जो मैंने, उसकी रोशनी आप सभी जगह फैलाएं। सभी विद्यार्थियों तक वीडियो को अवश्य शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर माय यूट्यूब चैनल, वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। Pause button.